हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आपका पॉलिटी का सेशन चल रहा है। कल हमने डीपीएसपी किया था, आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हाँ, तो आज का पहला रहेगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि पहले से ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली नहीं थे। कब जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था, है ना। मूल कर्तव्य को किस समिति के संस्तुति के बाद भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? रिकमेंडेशन किसने किया था इसको जोड़ने के लिए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में रेकमेंड किया था। उन्हीं के रेकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? देखिए 51 तक तो आपका डीपीएसपी था। ठीक है, वह ये उसके बाद क्या आ गया? ये 51A से क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया 51A। ठीक है, कितने थे ओरिजिनली? 10 थे। अभी कितने हैं? 11 है। एक और जोड़ दिया गया ना, 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, और विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया था, तो वो क्या था? सोवियत संघ, यानी यूएसएसआर। उस समय का यूएसएसआर और अभी का रशिया। ठीक है, यूएसएसआर ने किया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो हमने वहीं से लिया, यूएसएसआर से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनुच्छेद 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? ये एजुकेशन को जोड़ा गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षण यानी गार्जियन जो होंगे, उनका ये कर्तव्य है कि उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, जो भी उनका गार्जियन है, पेरेंट्स है, दोनों को। गार्जियन का मतलब क्या होता है? जो पेरेंट्स के बिहाफ, यानी जिसके पेरेंट्स नहीं है उनका कोई गार्जियन होता है, जैसे मामा, चाचा, जो भी है उनके पेरेंट्स के बाद, तो वो उनके गार्जियन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? उनके शिक्षा का कर्तव्य है उनका देना। और गवर्नमेंट भी क्या करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट स्कूल में। मूल कर्तव्यों को के प्रचालन के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई थी? प्रचालन के लिए। ठीक है, कौन सी है? वर्मा समिति। ऐसे ही पूछ लेगा, ये इतनी कमेटी दे देगा, उसके बाद बोलेगा ये किससे किससे रिलेटेड है, तो सारी याद रखेंगे, एक जगह लिख लेंगे। स्वर्ण सिंह तो सबको, सरदार स्वर्ण सिंह तो सबको याद रहती है। नेक्स्ट वर्मा समिति देख लेंगे, 1999। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 51A का क रहेगा। ठीक है, 51A का ही और सब में रखेगा ए, इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा 51। एक सेकेंड, 51A। ठीक है, इसमें नंबर कट जाते हैं अगर गलती से गलत आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो ध्यान रखना है, मेंस के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय ध्वज संहिता कब लागू किया गया था? तो 2002 में किया गया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया था? किसने दिया था? तो MC मेहता बनाम भारत संघ मामले में इन्होंने कहा था कि एक सप्ताह में एक बार कम से कम 1 घंटा ऐसी क्लास हो जिसमें कि पर्यावरण को कंजर्व करने की बात की। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ठीक है, आप लोग इसको इसमें लिखा जा सकता है। मेंस का जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा आंसर में। ठीक है, इसकी रेकमेंड कंक्लूजन में लिखा जा सकता है इसको। मतलब ये रेकमेंड जो उन्होंने किया था उसको लागू करना चाहिए, जो कि अभी लागू नहीं है ना। EVS है, एनवायरमेंटल साइंस है सब्जेक्ट में, लेकिन उसको किस तरीके से बच्चों को ये बताया नहीं जाता है कि ये पेड़ काटने से या ग्लोबल वार्मिंग से कितना गंदा इफेक्ट कर रहा है। प्रैक्टिकली कुछ दिखा के अगर किया जाए हफ्ते में 1 दिन, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा और ये लागू होना चाहिए। राष्ट्रगान का आदर करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? वही 51 वाला ए। ठीक है, रिपीट हुआ है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनके पालन करने की बात की गई है? आर्टिकल 51A का ख। ए सब में रहेगा क्योंकि ये क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में ही है, इसीलिए ये याद नहीं रखेंगे, बाद वाला याद रखेंगे। ठीक है, इसके सब पार्ट याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या है? जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, यानी जैसे भगवान बिरसा मुंडा थे झारखंड के, हमारे कुंवर सिंह थे, है ना, बिहार के कुंवर सिंह थे, तो इन सब की जो भी इन्होंने किया देश के लिए, तो उनके उनके आदर्शों को ध्यान में रखना है ना, उनके सम्मान करना उस चीज़ों को, बस ये इन चीज़ों इसकी बात की जा रही है।
राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो 51 का ग में की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 51 का में गई है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन की बात किसमें की गई है? 6 में की गई है। 51A का 6। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिया था? उन्होंने सिर्फ 8 की बात की थी, लेकिन और था कितना? 10 था, लेकिन अभी कितने हैं? 11 है। तीनों डेटा याद रखेंगे, 8, 10 और 11। मूल कर्तव्य किस पर भारित है, किस पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर है ये। ठीक है, ये केवल नागरिकों पर है, ऐसा नहीं है कि ये फॉरेनर्स पे लागू होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या थे? दोनों पे थे ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को भी थे और कुछ बाकी इंडियंस को थे। तो लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियंस के लिए है। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट करने आए तो उसमें बता सकते हैं। और इसका कर्तव्य क्या, इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ये आप जाके इसको नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए। मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, 6 से 14 वर्षों के बच्चों को माता पिता व संरक्षण द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये तीनों क्या आ जाते हैं? आप जब देखिएगा ना इसको, जब 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटी से पूछी जाएगी तो आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। उसमें इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस डेटा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों में मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिक के दायित्व के रूप में वर्णित है। ठीक है, ये नागरिक को राइट देता है, एक नागरिक का फर्ज बताता है क्या है। आप जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है ना, बस यही बात को बताया जा रहा है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे, तीसरे स्थान पर रखा गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977 द्वारा मूल कर्तव्यों को कब लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 जनवरी 1977 को संशोधन हुआ था 76 में, लेकिन लागू कब किया गया था? तो 3 जनवरी 1977 से ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो लागू हो गई थी। ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 51A, ये होता है ना साइंटिफिक टेम्पर वाला बात हो रही है, ज में, ज याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भाग 4 का मूल कर्तव्य है। इसमें सारे मूल कर्तव्य दिए गए, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। है ना, या कुछ इमरजेंसी होती है या वॉर होता है तो उसमें होता है ना, देश की सेवा के लिए बुलाया जा रहा है कि सबको ज़रूरत है लोगों की, तो उसमें जाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना, भातृ यानी ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, हमारी मिलीजुली यानी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी जो भी प्राणी हैं जिनमें जान है, ये नहीं कि सिर्फ इंसान ही, जानवर के प्रति भी आपको क्या रखना है। अगर आप किसी जानवर को परेशान करते हैं ना, बहुत लोग होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की एक न्यूज़ भी देखी होगी आप लोगों ने। एक लड़का, मतलब शायद उसका वेंडर था, मतलब जो स्ट्रीट डॉग्स को जो घुमाते हैं ना, अमीर लोगों के जो डॉग्स होते हैं उनको घुमाया जाता है ना, वो लड़का था और उसने बिना बात के उस कुत्ते पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाली। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, आई थिंक पूरा विवाद भी हो गया इस पर। देखिएगा आप लोग उस न्यूज़ को, उसमें बहुत बुरी तरीके से मारा उसको, उसकी कोई गलती नहीं थी उस डॉग की, उसका फ्रस्ट्रेशन पता नहीं उस लड़के ने किसका फ्रस्ट्रेशन उस डॉग पे निकाल दिया, मतलब बहुत बुरी तरह। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानासर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक या पालक के प्रति शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये जोड़ा गया था लास्ट में ना, 86 वाला। चलिए, ये सारे 11 के 11 क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका, इसमें क्या है ना, चैप्टर वाइज दिए गए हैं सारे, जो वन लाइनर है ना चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो इसमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना सारे इसमें दिए गए हैं। तो पॉलिटी को पीटी के लिए कहीं और से पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे बार बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका वर्णन किया गया, तो भाग 5 में किया गया है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 52 से 78 तक है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक का मतलब आप लोग को पता है ना कि जब भी सेंसस होगा तो सबसे पहले किसका नाम होगा, ऊपर राष्ट्रपति का होगा, उसके बाद उनकी वाइफ का होगा अगर वो मैरिड है तो, ठीक है। ऐसे करके हायरार्की होती है, इसीलिए इनको पहला नागरिक कहा जाता है। संविधान की किस समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में होती है सारी, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल किस में, तो आर्टिकल 52 में है, ठीक है। देखेंगे ना, संघ यूनियन की बात हो रही है ना, यूनियन संघ की बात हो रही है, तो ये कहाँ से आर्टिकल कितना है, 52 से 78 है। इसको आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, अगर 78 से बाहर आएगा कोई और मान ली गवर्नर वगैरह दिया हुआ है तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे आराम से। तो ये आर्टिकल जरूर याद रखें, 52 से 78। चलिए आगे देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लेखित है, तो 53 के 1 में है, ठीक है, कि कार्यपालिका शक्ति किससे होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, और उसको उपयोग कैसे करेगा ये उस पर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है, खुद करे या अपने अधिकारियों द्वारा कराया जाए। तो ये किस में आएगा, 53 का 1 में। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम होते हैं, या जो भी डील होती है हमारी, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, चाहे वो जाए प्रधानमंत्री ही जाए, ये क्या होता है, सीएम जाए, गवर्नर जाए, कोई भी जाए, लेकिन कोई भी डील अगर कोई बाहर की देश करती है तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही एग्रीमेंट बनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किस अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, संवैधानिक स्थिति 3 जगह दी गई है, 53, 75 और 74 और 75 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन राष्ट्र का प्रमुख होगा परंतु कार्यकारी नहीं होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रमुख तो है लेकिन कार्यकारी नहीं है, इसलिए कहता है नाम के लिए है। इधर रबर स्टैम्प देखो, रबर स्टैम्प कहा जाता है इनको, ये सिर्फ नाम के लिए है, कार्य कौन करता है, कार्य सारे प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में शामिल सदस्य कौन कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है, इलेक्टेड होंगे सारे। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के भी इलेक्टेड, मतलब इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं, ये एक कीवर्ड है, ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो ये होता है ना, निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है इंग्लिश में, उसमें क्या रहेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। संसद के दोनों सदन, विधानसभा क्योंकि सब राज्यों में है तो उसके रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अपने पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यूटी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी आएंगे। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, इसका बस इतना ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का मतदान कैसे होता है, तो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट तो नहीं होता। हम जिन एमएलए एमपी को चुनते हैं वही जाके, है ना, इलेक्टेड में हमारे बोला ना, संसद के ये इतने लोग चुनते हैं, ये इनको हम चुनते हैं और ये जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया, तो 70वें संशोधन से जोड़ा गया, 1992। उससे पहले नहीं होते थे ये, उससे पहले दिल्ली पुडुचेरी भाग नहीं लेता था। कब से ले रहा है, 1992 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ले रहा है।
उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद का धारण करेगा। उक्त कथन उल्लेखनीय है अनुच्छेद 56 में, ठीक है, 56 में रहेगा, यानी 5 साल तक उनका कार्य होगा। जब तक दूसरा नेक्स्ट आ नहीं जाता, अगर वो रिज़ाइन वगैरह देते हैं तो जब तक दूसरा अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। यह परिस्थितियाँ कौन सी है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने पर इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने पर 2 है, अगर वो त्यागपत्र देते हैं या उन पर क्या लगे, महाभियोग लगाना है, ठीक है। त्यागपत्र तो दिए हैं बहुत सारे राष्ट्रपति ने, क्योंकि उनको नहीं, त्यागपत्र नहीं दिया अभी तक, वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया है। मतलब 2 कंडीशन है, ये याद रखेंगे बस आप लोग, ठीक है। महाभियोग अभी तक किसी पे नहीं लगा है, किसी को भी ऐसे हटाया नहीं गया है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पूर्ण निर्वाचन 1 से अधिक बार के योग्य है, संविधान में कहाँ उल्लेखित है? आर्टिकल 57। इसमें क्या है, कोई भी एज बार नहीं है, मतलब एज है बट टर्म्स नहीं है कि कितनी बार बन सकता है। जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वो अनगिनत टाइम भी बन सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और आयु कितनी हो, 35 वर्ष की आयु हो, ठीक है। कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत राशि कितनी जमा करनी होती है? 15,000। कितने मतदान न प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग। टोटल जितने वोट किए गए हैं उसमें 1/6 भाग उनको अगर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन के समान है। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानताएं हैं? असमानताएं की बात हो रही है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत। हम लोग का क्या है, इलेक्टेड होता है ना हम लोग के, और ये लोग क्या होते हैं, हायरार्की, वंशानुगत होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बदलते हैं, इनको कोई निर्वाचन नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से जितनी भी चीज़ें संबंधित होगी निर्वाचन से लेके, तो वो कौन डील करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद में है, और शपथ उनको कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ। अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, ठीक है, या कोई दिक्कत है, वो वहाँ अवेलेबल नहीं है उस समय, तो कौन कराएगा? जो भी सीनियर मोस्ट होंगे, सीनियर मोस्ट इन द टर्म ऑफ टर्म्स के हिसाब से, एज के हिसाब से नहीं, टर्म्स के हिसाब से, जो कितने साल तक काम कर रहा है उस हिसाब से कौन होंगे, जो सीनियर होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति की शपथ, हाँ, मैं अमुक अपना नाम श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा, या जो अगर फीमेल है तो रहूंगी। अभी तक कितनी फीमेल राष्ट्रपति बन चुकी है? तो 2, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी एंड दूसरी कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया की, पहली ट्राइबल, ठीक है, और संथाल ट्राइब से ये रिलेटेड है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। और आप लोग कमेंट नहीं बता रहे हैं क्या करना है आगे, बस वीडियो देख लेते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। बताएंगे नहीं तो तब तक चैनल कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। आप लोग के लिए ही बनाया गया है चैनल है। आप लोग बताइए आप लोग को नेक्स्ट कौन सा चाहिए, जो 1 लाइनर चल रहा है उसमें पॉलिटिकल अब और कौन सा चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।